वीडियो के आज इस पार्ट में हम समझने वाले हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की थ्योरी में क्या लिखा है यहाँ पे, लेट्स रीड। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ द न्यू एसेट्स एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग ईयर। ये कह रहे हैं कि जब भी आप क्या करते हो, कोई खर्चा करते हो अपनी न्यू एसेट्स को परचेज करने में, आपने कोई जैसे मशीन खरीदी तो आपने क्या करा, न्यू एसेट परचेज कर ली, लेकिन साथ साथ आप अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू पे भी खर्च करते हो, यानी पुरानी एसेट पे भी खर्चा करते हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है। यानी कि नई एसेट पे जो खर्चा कर रहे हैं वो, और जो पुरानी एसेट पे खर्चा हो रहा है वो भी, तो इन दोनों पे जो खर्चा मिलाकर हो रहा है उसे हम कहते हैं यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है ना, यही हमारी पुरानी एसेट पे खर्चा करना कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ये कहते हैं कि भाई इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ द न्यू एसेट्स ओनली। More specifically, it does not include the expenditure by the producers on the replacement of existing asset। यानी कि आपके पास पहले से जो existing assets है, इसमें उस पर जो खर्चा आप कर रहे होंगे वो काउंटेबल नहीं है। यानी कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, जैसी नई assets खरीद के लेकर आ रहे हैं तो उस पर जो आप खर्चा कर रहे हैं वही इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप नई एसेट्स खरीद के ला रहे हैं और उसी को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो आप उसे कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने जो पुरानी एसेट्स आपके पास पहले से, उस पर भी कुछ खर्चा कर रहे हैं, उसको अपग्रेड करा रहे हैं, उसको रिपेयर करा रहे हैं, तो इस तरह से वो कहलाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने इसमें क्या करा, दोनों इन्वेस्टमेंट काउंट कर ली, जो आपने नई एसेट खरीदी वो भी, और जो पुरानी पहले से उस पर भी आपने रिपेयरिंग या अपग्रेडेशन कराया तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, न्यू एसेट्स पे एक्सपेंडिचर और ओल्ड पे। लेकिन नेट में क्या होता है, सिर्फ न्यू एसेट्स पे एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड होते हैं। चलिए, अभी हमारे पास क्या लिखा गया है कि भाई कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, हमें ये समझना है। इसका आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ जब आप क्लास 11th में रहे होंगे, जो कि आपका था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो डेप्रिसिएशन का आपको कुछ बेसिक क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे ये कहते हैं डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान रखिएगा, आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए काम आएगा। डेप्रिसिएशन का एक अल्टरनेट नेम है, वो क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उनका हम धीरे धीरे यूटिलाइज करते हैं, उन्हें यूज करते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये कहते हैं कि बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है, इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल दीज आर द बीइंग कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि भाई एग्जांपल के तौर पे आप मुझे ये बताएं, आपके पास जो स्कूटी है, जो बाइक है, जो कार है, आपने जितने में खरीदी थी, क्या 10 साल बाद भी आप उसे उतने ही प्राइस में बेच पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे थे वो पुराने हो जाएंगे, ट्रेंड में नहीं रहेंगे, प्लस आपने उसे यूज करी है तो कॉन्टिन्यूसली यूज करते करते उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यही है डेप्रिसिएशन। जब भी हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, उसे कॉन्टिन्यूसली यूज करने पे, उसमें छोटी मोटी टूट फूट होने पे, जैसे कि नॉर्मल, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं, ठीक है। छोटी मोटी टूट फूट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है। तो जो छोटी मोटी टूट फूट होने के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कॉन्टिन्यूसली यूज करने के कारण कम हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो जाने के कारण हो सकती है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तब भी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो यही चीज बता रहे हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टाइम टू टाइम व्हेन वी आर यूजिंग द कंटिन्यूअसली द सेम एसेट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये भी और चीज बताई है, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैन हैपन ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड कंटिन्यूअसली यूज। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन में जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, हम इसकी वैल्यू को रिकवर कैसे करते हैं? तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो एक डेप्रिसिएशन फंड बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं इसे। वो कुछ पैसा धीरे धीरे साइड में पहले से रिजर्व में मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आपकी मशीन जब पुरानी हो जाती है तो पहले से ही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा है, बाद में उसे बेच देगा और उसे रीसेल करके जो पैसा आएगा उसमें प्लस एडिशनल पैसा और ऐड करके नई मशीन को परचेज करा जाएगा। तो उसको मैनेज करा जाता है थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। अभी अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जो हमें पहले से पता हो,
और जो अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि जो हमें पहले से ना पता हो। ऑब्जलेंसेस का मतलब है यहाँ पे एक तरह से हर्डल, एक तरह से प्रॉब्लम्स। तो ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें पहले से पता है कंपनी में, जैसे कि हमें पता है अगर हम कोई एसेट खरीद के लाएंगे तो उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कम हो जाएगी, लेकिन क्या हमें पता है कि कब हमारे यहाँ किसी तरह का अर्थक्वेक आएगा या सुनामी आएगी? क्या हमें इसके बारे में पहले से पता है? क्या पहले से हमें प्रेडिक्शन है 3-4 साल पहले से या 2 महीने पहले से, 1 महीने पहले से? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस क्या है? इट रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। ये रिफर करता है क्या? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, हमारी एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए इस वजह से। तो इसके अंडर में क्या आता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस, ठीक है। इसके आगे बात बताते हैं हमें, एक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस मैनेज थ्रू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस में जो भी नुकसान होगा उसका हम किसके थ्रू मैनेज करेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मैनेज करेंगे। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस है उसमें भी क्या होता है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेजेस हो सकते हैं, सडन डैमेजेस हो सकते हैं, जिसके बारे में हमें अवेयर ही नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज के कारण, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में हम बात ही कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। ये किसका पार्ट नहीं है? डेप्रिसिएशन का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो जो भी हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो हम बोलेंगे कैपिटल लॉस हो गया हमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहते हैं कि भाई इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? अगर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया और हमारा नुकसान हो गया, तो उसको हम, उसका जो पैसा है नुकसान का, रिकवर कैसे करेंगे? आपकी स्कूटी में, बाइक में, कार में क्या आप इंश्योरेंस कराते हो? वो क्यों कराते हो? कि कभी एक्सीडेंट हो जाए अचानक तो हम उससे उसका पैसा रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? इंश्योरेंस के थ्रू हम इसे रिकवर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस इज मैनेज थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कैपिटल लॉस भी क्या था? इसी का पार्ट था। तो कैपिटल लॉस में भी हम क्या करते हैं? इसको इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल लॉस को इन्होंने और एक्सप्लेन करा है। ये कहते हैं कि इट रिफर्स टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल देयर इज नॉट इन द यूज। कैपिटल लॉस हम ये बोलते हैं कि हमने तब भी हो सकता है जब हम कोई एसेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सपोज आप कोई मशीन लाए और आपने उसे पैक करके बिल्कुल सील्ड हो आपके पास पैक के रखी है, लेकिन आप 3 साल बाद अब उसे खोलते हैं और मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो सेम प्राइस से बिकेगी? अभी तक वो सील्ड पैक थी, 3 साल तक नहीं बिकेगी। हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो, तो उसको रखे रखे हमने यूज ही नहीं करा, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने के कारण उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक तरह का कैपिटल लॉस ही है। तो इट इज अ लॉस ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज एंड फुल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इस कारण से भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब इसकी में लिखा है हमारे पास, इट इज मैनेज थ्रू द इंश्योरेंस। कैपिटल लॉस को मैनेज करेंगे इंश्योरेंस से ही, तो हमने पहली बात कर ली अनएक्सपेक्टेड ऑब्जलेंसेस में। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी आगे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो का हमें यहाँ पे एग्जांपल समझना है। देखो स्टॉक क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। मेरे हाथ में यहाँ पर 3 मार्कर हैं, है ना। तो क्या आप इसको काउंट कर पा रहे हो? है ना, क्या आप इसे काउंट कर पा रहे हो? तो आप इसे काउंट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा आपने इसे काउंट कर लिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट पे आप इसे क्या कर लिया? आपने काउंट कर लिया, तो आपको पता चला 3 मार्कर हैं, राइट। तो आपने इसे काउंट कर लिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये हो गया स्टॉक, है ना। अब मैं पूछूंगा कितने मार्कर हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 मार्कर है ना। आपसे मैं कलर पूछूंगा तो आप मुझे कलर भी बता दोगे, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, हम इसे जब एट अ प्रेजेंट टाइम में काउंट कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो हम उसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आपके सामने जो स्क्रीन है, ये कितनी स्क्रीन है? आप बोलोगे सर 1, तो आपने इसे काउंट कर पाया। जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो है हमारे लिए स्टॉक, ठीक है। किसी भी चीज को, जैसे कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं इस वक्त, आप तो चेक करोगे आपको पता चलेगा आपके पास 1 रुपए है, 10 रुपए है, तो आप उसको काउंट कर पा रहे हो, है ना, वो स्टॉक हो गया। आपके घर में कितना फर्नीचर है, आप उसे काउंट कर पाओगे, ठीक है। आपके घर में कितनी क्रॉकरी है, आप उसे काउंट कर पाओगे, तो वो स्टॉक है। जिस भी चीज को हम काउंट कर पा रहे हैं वो स्टॉक है। अब फ्लो क्या है उसके, वो भी हम समझेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स और है स्टॉक के, वो भी समझते हैं। तो कहते हैं कि ऑन द 10 Feb 2020 देयर मे बी 25,000 इन योर बैंक अकाउंट।
ऑल सच वैल्यू इज स्टॉक। आपके बैंक अकाउंट में अभी अगर हम अज्यूम करते हैं कि 25,000 रुपए हैं, तो वो 25,000 रुपए आपके जो बैंक में है वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए होगा स्टॉक, क्योंकि वो पैसा रखा हुआ है, आप उसे काउंट कर सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। फ्लो क्या है, फ्लो कहते हैं ये कि भाई फ्लो है हमारे लिए एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड ऑन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर पा रहे हैं, एक है काउंट कर पा रहे हैं और एक है मेजर कर पा रहे हैं, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो यहाँ पे क्या है फ्लो, फ्लो जिसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं ओवर द टाइम, मतलब टाइम टू टाइम उसे हम देख पा रहे हैं, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस देख पा रहे हैं या फिर, है ना, तो वो हमारे लिए फ्लो होगा। एग्जांपल के तौर पे assume you may getting the 20,000 per month as a salary, every day you are spending 100 rupees for the food। आपको क्या मिल रही है, हर महीने सैलरी मिल रही है कितनी, 20,000 रुपए, तो वो क्या है, फ्लो है, वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है। जिस भी चीज में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगा वो क्या रहेगा, हमारे लिए फ्लो रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या कर रहे हो, हर दिन क्या कर रहे हो, 100 रुपए का खर्चा कर रहे हो, तो इसमें हर दिन में क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ गया, तो वो क्या हो गया, फ्लो हो गया। जिस भी चीज में कॉन्टिन्यूस आ गया, कॉन्टिन्यूटी आ गई, वो क्या हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है। यू मे गेटिंग द 5% इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट, ऑल दीज चेंजेस एंड द वैल्यूज आर फ्लो। आपने जो 25,000 रुपए आपके बैंक में था, अभी हम एग्जांपल में बात कर रहे थे स्टॉक में, उसमें अब आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया हर साल, तो जो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस क्या हो गया, फ्लो हो गया। इंटरेस्ट मिलना फ्लो हो गया, बैंक में डिपॉजिटेड अमाउंट आपका स्टॉक हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए कहते हैं भाई आपके पास जो वेल्थ है, स्टॉक का एग्जांपल समझे तो क्या है, वेल्थ है आपकी, प्रॉपर्टीज है, वो आपकी क्या है, स्टॉक है। बैंक में जो आपका पैसा है वो आपका क्या है, स्टॉक है। कैपिटल वाटर इन द ओवरहेड टैंक, अब सॉरी बैंक डिपॉजिट, कैपिटल जो है आपने इन्वेस्ट करी है वो आपका स्टॉक है, लेकिन जब वाटर इन द ओवरहेड टैंक, यानी कि एक पानी की टंकी है, उस पर पानी भरा हुआ है पूरा टॉप तक, तो वो पानी क्या है, आपके लिए स्टॉक है ना। लेकिन अब उसी पानी की टंकी में अगर हम एक छेद कर दे तो वहां से जो पानी निकलता रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लो रहेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देहरादून टू चंडीगढ़। देहरादून मेरी सिटी है इसलिए मैंने देहरादून टू चंडीगढ़ यूज करा है, तो देहरादून से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो स्टॉक है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स रहेगा। अब दिमाग में अगर आएगा कि सर हम शॉर्टकट ले लेंगे, कोई और रास्ते से चले जाएंगे, तो कोई और रास्ते से भी जाओगे तो डिस्टेंस रहेगा ना, वो सेम ही रहने वाला है, तो वो स्टॉक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आएगा एग्जाम्पल फ्लो का, तो फ्लो का जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है भाई, यहाँ पे कहते हैं इनकम है, हमारी इनकम हर महीने आ रही है, वो हमारे लिए क्या है, फ्लो है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जो हम खर्चा कर रहे हैं हर महीने, वो हमारे लिए क्या है, फ्लो है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आ रहा है इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका पैसा बैंक में जमा है लेकिन उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो वो क्या है, आपका फ्लो है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, अभी हमने डिस्कस करा था इस बारे में कि आपके पास एक पानी की टंकी है, उसमें से क्या हो रहा है, लीकेज आ रही है, तो उसमें क्या है, फ्लो होगा, क्योंकि वो पानी कंटिन्यूसली निकलता जाएगा। इसके बाद है स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम देहरादून टू चंडीगढ़, आपकी जो कार है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, फ्लो है, क्योंकि उसमें चेंजेस आता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली रहेगा, ठीक है। चलिए अभी आएगा हमारे पास 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, बेसिकली हमारे पास 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं हमारी इकोनॉमी में। नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम लोग जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास प्रोड्यूसर, जो क्या करेंगे, हमारे लिए गुड्स बनाएंगे। फिर आएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट करती है, कंज्यूमर को भी सपोर्ट करती है। कैसे भाई, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, मार्केट से गुड्स को भी परचेस करती है। और इसके बाद आएगा हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल सकते हैं हम, देखिए फॉरेन कंट्रीज में हमसे क्या करती हैं, डिमांड करती हैं गुड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं हाउस होल्ड सेक्टर कौन है, हम है, जो हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं भाई हाउस होल्ड सेक्टर आर द कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव देयर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, मार्केट में जाएगा, गुड्स को खरीदेगा, उन्हें कंज्यूम करेगा, साथ साथ हम ही लोग प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, अपनी सर्विसेज एज अ लेबर प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए काम भी करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, प्रोड्यूसर, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द हाउस होल्ड। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा मार्केट में, प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा कि भाई उसको वो रिस्पॉन्सिबल है हाउस होल्डर्स के लिए सभी तरह के गुड्स की वैरायटी बनाने के लिए, ठीक है। लाइक आपको क्या चाहिए, मार्केट में मल्टीपल वैरायटीज चाहिए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ऑल वैरायटीज ऑफ द गुड्स फॉर द हाउस होल्डर्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर सेक्टर। देखो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, सोशल वेलफेयर कर रही है। किसका कर रही है, प्रोड्यूसर का भी करेगी, कंज्यूमर का भी करेगी, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई प्रोड्यूसर क्या नहीं कर पा रहे, सोशल वेलफेयर नहीं कर पा रहे कंज्यूमर का, या फिर उनकी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर, इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर द रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। कई बार क्या होता है कि मार्केट में एक्सटर्नल डिमांड भी आ जाती है। एक्सटर्नल का मतलब हमारी आउट ऑफ द कंट्री से बात कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक लाइन है, जो हमारी बाउंड्री है, हमारी जो इंडिया की जो लाइन है पूरी, उससे बाहर जितनी कंट्रीज है हमारे लिए एक्सटर्नल कहलाएंगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग जाते हैं हम, ठीक है, उनकी डिमांड भी फुलफिल करते हैं। चलिए इसके बाद आता है इंटरसेक्टरल फ्लो। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। ये क्या बताते हैं, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि हर सेक्टर क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हम किस पे डिपेंड थे, हम गवर्नमेंट पे भी डिपेंड थे कि हमारा सोशल वेलफेयर हो, हम हाउस होल्डर है ना, हम प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड है, तो प्रोड्यूसर पे कैसे डिपेंड है कि भाई वो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। इसी तरह से प्रोड्यूसर भी डिपेंड है कंज्यूमर पे कि भाई वो गुड्स बनाएंगे तो कंज्यूमर्स आकर क्या करेंगे, उन्हें परचेज करेंगे, और गवर्नमेंट भी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी और ज्यादा प्रोडक्शन करने में, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। Householder sector depends on the producer sector for the goods and the services. Producer sector depends on the household for the factor services. Producer क्यों डिपेंड है हम पर, कि हम ही लोग क्या करेंगे, बाद में उनके पास काम करने जाएंगे एज अ लेबर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड द हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स। गवर्नमेंट भी हम पे डिपेंड है, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, हमारा सोशल वेलफेयर तो करेंगे, लेकिन साथ साथ वो डिपेंड हो जाते हैं कि भाई हम सोशल वेलफेयर करेंगे तभी तो लोग हमें टैक्स भी प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, कि उनकी इनकम जनरेशन करेंगे तो वो पैसा कमाएंगे, फिर उसके बाद टैक्स पे करेंगे। इसके बाद लिखा है कि भाई हमारे पास हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसर डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ऑल्सो। हम लोग और प्रोड्यूसर सेक्टर यानी हाउस होल्डर और प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे, गवर्नमेंट पे डिपेंड है, क्यों, ताकि क्या करा जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा जा सके, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मेंटेन करा जा सके, ठीक है। चलिए आज हम यहां तक करेंगे, इसके बाद हमारे पास बचेगा रियल फ्लो वाला पार्ट, जिसे हम कवर अप करेंगे हमारे फोर्थ पार्ट में। फिर मिलेंगे फोर्थ पार्ट में।